सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। ठीक है, तो अभी तक हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एनटीए यूजीसी नेट पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग पीएचडी हो या एमएड हो या एमए इन एजुकेशन, इन सब्जेक्ट जो भी एजुकेशन सब्जेक्ट से अपनी तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें अभी हम लोग क्या है, जूम क्लासेस से लाइव क्लासेस लेते हैं, फिर इसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो जो मिलता है वो मात्र एक दिन के, अभी कुछ दिनों के लिए हम ज्यादा उसको पब्लिकली कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी जरूरत है जो हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं एमए से, उनका एग्जाम सेंटर गया तो उनको तैयारी करने के लिए अभी 1 या 2 दिन का हम समय दे देते हैं। लेकिन ये वीडियोस केवल मात्र एक दिन के लिए पब्लिक रहती है, उसके बाद प्राइवेट हो जाती है, क्योंकि जो पेड बैचेस के होते हैं उनके लिए मेन रहता है। जिसमें हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट के सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सेक्शन सी को आज लगभग कंप्लीट, आज और कल तक में हम कंप्लीट कर लेंगे। जिसमें हम लोगों ने एजुकेशनल सोशियोलॉजी की बात करी थी कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी होती क्या है, इससे रिलेटेड तमाम चीजों के बारे में हम लोगों ने बात करी। इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं। कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने सिंबॉलिक इंटरेक्शन पढ़ा था, ठीक है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन पढ़ा था हम लोगों ने। फिर आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म पढ़ा था, ठीक, स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक, फिर इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पढ़ी थी। जिसमें अब यहाँ पर वन बाय वन आप जितने लोग हो एक एक पॉइंट मुझे बताओगे, जिससे हम लोग पिछली क्लास को रिकॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले शेल्वी हम लोगों को बताएंगे कि इनके फाउंडर कौन थे, कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन को किसने दिया था, सबसे पहले बताओ। सिंबॉलिक इंटरेक्शन को जॉर्ज एच मीड ने दिया था, ठीक है। फिर इसके बाद स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो इसको किसने दिया था, इमाइल दुर्खीम ने। हाँ, इमाइल दुर्खीम की बात करेंगे, इमाइल दुर्खीम की। हाँ, और हाँ, फिर नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट की, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, ठीक है, कार्ल मार्क्स की बात। अब सेकंड पॉइंट होगा कि इनके लेवल की बात करेंगे। क्या करेंगे, लेवल की बात करेंगे। तो लेवल के बारे में अंजुलता हमको बताएंगे कि ये किस तरीके के लेवल की बात इन्होंने करी थी। हम लोगों ने 2 तरीके के लेवल की बात करी थी, एक मैक्रो लेवल बात करी थी और एक माइक्रो लेवल बात करी। अब यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि कौन माइक्रो लेवल मानेगा और कौन मैक्रो लेवल मानेगा। माइंड में कंसेप्ट ये बैठना चाहिए कि 2 लोग मैक्रो लेवल मानते हैं और एक माइक्रो लेवल मानता है। तो बताओ अंजुलता जी। सर ये मार्क्स जो है माइक्रो लेवल मानते हैं। कार्ल मार्क्स में माइक्रो लेवल मानते हैं, कोई बोलेगा नहीं, ठीक, माइक्रो लेवल मानते हैं। और बताओ, और ये स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म नहीं पता सर, नहीं पता। और सिंबॉलिक, ये मार्क्स नहीं, ये माइक्रो सर नहीं पता। माइक्रो, ये तो पूरी आपने पिछली क्लास को देखी थी पूरी कि नहीं देखी थी, बताइए। पिछली क्लास आपने सर याद कंप्लीट किया था, बताओ। सर क्लास तो कंप्लीट की थी बट इस टाइम याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, नेहा आप बताओ। ये गलत है ना, ये गलत है, ये माइक्रो लेवल नहीं देखते हैं। हाँ बोलिए। जी सर, सिंबॉलिक माइक्रो होगा। हाँ, माइक्रो होगा, लिख लीजिएगा। अंजुला जी, माइक्रो लेवल को ये बात करता है। जब स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म की हम बात करते हैं तो ये कैसा करता है, सर ये दोनों माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल की बात करते हैं, ठीक है, ये मैक्रो लेवल की बात करते हैं, मैक्रो लेवल की बात करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने यहाँ पर इस सिंबॉलिक इंटरेक्शन में जब कम्युनिकेशन होता है तो कम्युनिकेशन के लिए हमने 4 स्टेप बताए थे। 4 स्टेप में कौन कौन सा था, सबसे पहले हमने बताया था एक होता है, दूसरे नंबर पे मैंने क्या बताया था, डी बताया था, तीसरे नंबर पर मैंने क्या बताया था, आई बताया था,
और चौथे नंबर पे हमने क्या बताया था, ई बताया था। अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, चलो बताओ। सर मैसेज मैसेज हो डिकोडिंग, जाएगा, ठीक है, पहला मैसेज हो जाएगा, और दूसरा दूसरा डिकोडर, डिकोड हो जाएगा, फिर मैसेज आएगा, डिकोड हो जाएगा, फिर इनकोडर। इंटरप्रेट, जी। इंटरप्रेटर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में जो हो जाएगा एनकोड हो जाएगा, इनकोडर। एनकोड हो जाएगा। तो ये आपका आ सकता है। आज का जो हम लोगों ने एग्जाम दिया है उसमें स्टेप काफी ढेर सारे पूछे गए हैं, जैसे ब्रूनर के स्टेप्स को पूछा गया है, और कि जीन पियाजे की कौन सी ऐसी, आज जो जीडीसी का एग्जाम हुआ है उस जीडीसी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें पूछा गया है कि तार्किक भावना या तार्किक विकास जो है जीन पियाजे की किस अवस्था में होता है। तो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें सबसे लास्ट है फॉर्मल स्टेज। तो फॉर्मल स्टेज में लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल मेथड को वो अप्लाई करना सीख जाता है। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आए थे जो कि नॉर्मल बिहेवियर में थे, और हम लोगों को कंसंट्रेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक। तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद और भी चीजें अगर हम बात करेंगे, तो इसमें हमने जब बताया था इसका स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म की बात करी थी, तो इसमें सोसाइटी, मैंने बीच में सोसाइटी बताई थी, क्या बताया था, सोसाइटी बताई थी। सोसाइटी के चारों तरफ मैंने क्या चीजें बताई थी, सबसे पहले जब कभी सोसाइटी की बात करें सबसे पहले क्या आएगा बताओ, सर रिलीजियन, सबसे पहले रिलीजन आएगा, ठीक है। रिलीजन के बाद क्या आएगा, एजुकेशन, रिलीजन के बाद एजुकेशन आएगा, ठीक, एजुकेशन आएगा। एजुकेशन के बाद फिर उन्होंने क्या बताया था, फैमिली आएगी, फैमिली है, फिर उसके बाद फैमिली सर के बाद न्याय फिर आएगा, उन्होंने क्या बताया था, जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम आएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। तो ये पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इतनी चीजें लेकर डिस्कस करी थी ना, और यहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी की बात, मतलब कुल मिला के यहाँ पे क्लास स्ट्रगल की बात करी गई थी यहाँ पर। तो इतनी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सोशल मूवमेंट की बारे में, कि सोशल मूवमेंट की बात क्यों आई। तो सोशल मूवमेंट इसलिए क्योंकि कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, क्लास स्ट्रगल की बातें हो रही। जब क्लास स्ट्रगल की होगी, कन्फ्लिक्ट की होगी, संघर्ष की बातें करेंगे, तो संघर्ष में हमेशा क्या आएगा, मूवमेंट आएगा। आप लोग भी जब सफर करते हो, अपनी लाइफ में सफर करते हो, सफर करने के बाद फिर आप क्या करते हो, आप मूवमेंट करते हैं ना, आप उसके लिए लड़ाई झगड़ा या अपने आप से ही कुछ ना कुछ द्वंद्व चलता रहता है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर चीजों को देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल मूवमेंट के बारे में। अभी पिछली कक्षाओं में जितना हम लोगों ने पढ़ लिया, जितनी क्लासेस में, अब आज देखते हैं सोशल मूवमेंट, कंसेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट। सर जो आपने पिछली क्लास में वो बताया था कंपोनेंट, धन संपत्ति संसाधन वगैरह, तो सर ये सोशियोलॉजी का है या फिर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का है? सोशियोलॉजी में ही कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंतर्गत जो चीजें आती हैं वही, कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है ये सोशल के अंतर्गत सामाजिक अंतःक्रिया है। समाज के रूप में हमने कॉन्फ्लिक्ट को देखा है, कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि सबसे पहले व्यक्ति संघर्ष करता है, किसके लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए करेगा, ठीक है। जब रोटी पालेगा, फिर उसके बाद तन ढकेगा, फिर जो है मकान बनाएगा, फिर अपनी सुरक्षा को देखेगा, तब जाके कहीं समाज में अपनी आत्मसम्मान की बात करेगा, फिर उसके जाके आत्मसिद्धि की बात होती है ना। तो ये आपका कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में ही आया। लेकिन इन सबको कंप्लीट करने के लिए बताया गया कि सोशल मूवमेंट करने पड़ेंगे, आंदोलन करने पड़ेंगे। तो आज उसी चीज को हम लेकर यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले इसके कंसेप्ट को जानेंगे कि होता क्या है। तो ये कहता है कि ए सोशल मूवमेंट इज ए लार्ज ग्रुप, ठीक है, क्या कह रहा है, ए सोशल मूवमेंट इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट और रिसाइट सम सोशल चेंजेस। मतलब एक सामाजिक आंदोलन उन लोगों का एक बड़ा समूह है जो किसी सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने या उसके विरोध करने के लिए संगठित होते हैं। तो कुल मिला के पहले पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं, कंसेप्ट पहले पॉइंट में आप लगा सकते हो कि सोशल मूवमेंट जो होता है, सोशल मूवमेंट एक लार्ज ग्रुप होता है। क्या होता है, जिसमें आपने देखो कैंपेनिंग चलती रहती है ना, कैंपेन, तो ये एक लार्ज ग्रुप होता है,
ठीक है। अब लार्ज ग्रुप कैसा लार्ज ग्रुप होता है, जो किसके लिए होता है, सोशल चेंज के लिए तैयार रहता है, जो सोशल चेंज करने आता है। ये लार्ज ग्रुप जो होता है ये किसके लिए है, सोशल चेंज के लिए, सोशल चेंज के लिए। ठीक, तो ये जो पॉइंट हुआ कि सबसे पहले सोशल मूवमेंट अगर करना है तो सोशल मूवमेंट के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई दो व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि एक या दो से बड़ा समूह हमारे सामने होगा, वही सोशल मूवमेंट कर सकता है। अब सोशल मूवमेंट करने के लिए लार्ज ग्रुप होगा, जो लार्ज ग्रुप होगा, जो प्रेजेंट टाइम में जो चीज चल रही है उसमें सामाजिक परिवर्तन के बारे में वो तैयार रहेगा कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए। जैसे कहा जाता कि राम राज्य, भाई राम राज्य के बाद भी तो कोई राज्य आया होगा। मतलब कहने का जो नेचर बताती है, जो प्रकृति बताती है कि हर समय हर परिस्थिति का, हर स्थिति का परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एक सामाजिक आंदोलन आमतौर पर दो कारकों पर निर्धारित होता है। कह रहा कि इसमें कह रहा कि ए सोशल मूवमेंट इज टिपिकली बेस्ड अपॉन टू फैक्टर। मतलब कुल मिला के अगर हम पूछेंगे यहाँ पर पॉइंट हो या फैक्टर, ठीक, फैक्टर की बात करेंगे तो ये कितने फैक्टर की बात कर रहे हैं, टू फैक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टर कितने होता है, टू फैक्टर। उसमें कहता है दो फैक्टर, जिसमें पहले फैक्टर में इन्होंने बोला है कि जिसे आंदोलन बदलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब जिसे आंदोलन बदलने की कोशिश कर रहा, मतलब कह रहा कि फर्स्ट whom द मूवमेंट इज ट्राइंग टू चेंज। ट्राइंग टू चेंज का मतलब बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आंदोलन बदलने की जो कोशिश कर, क्या कह रहा है कि whom द मूवमेंट इज ट्राइंग टू चेंज। तो पहला लिखेंगे, पहले पॉइंट में लिखेंगे ट्राइंग, ठीक है, ट्राइंग लिखे नहीं, मूवमेंट, मूवमेंट इज ट्राइंग, मूवमेंट इज ट्राइंग। ठीक, मूवमेंट इज ट्राइंग टू चेंज। ठीक, मतलब क्या कि आंदोलन बदलने की जो आंदोलन बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आंदोलन बदलने की कोशिश। ठीक, जो कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन बदलने की जो कोशिश कर रहे हैं उनके लिए आपका यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया पहली चीज। दूसरे पॉइंट में क्या कहता है, पहले पॉइंट में समझे, पहले पॉइंट में कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति है वो आंदोलन को बदलने की कोशिश कर रहा है। दूसरे में कह रहा है कि एक आंदोलन कितना बदलाव कर सकता है या कितने बदलाव लाने की कोशिश कर सकता है, इसकी बात बता रहे हैं। पहला तो कह रहा है कि आंदोलन को मूव करने, मतलब किसी एक चीज को लेके चल रहे हैं, उसी के आधार पे हो रहा है। लेकिन दूसरा जो होता है, दूसरे में ये देखा जाता है कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं उसका हमें कितना प्रभाव पड़ेगा, उसके फायदे हैं कि नुकसान है। कुल मिला के एक आंदोलन कितना बदलाव की वकालत कर रहा है, इसको हम ध्यान देंगे। मतलब कह रहा है कि हाउ, सेकंड वाले में कह रहा है कि हाउ मच चेंज मूवमेंट इज एडवोकेटिंग, मतलब कितना, कह रहा है कि हाउ मच। कुल मिला के इसमें कह रहा है कि हाउ मच चेंज। ठीक है, तो ये बता रहा, तो पहले वाले में समझ में आया कि पहले में मूवमेंट को चेंज करना है, कह रहा कि मूवमेंट को चेंज करना है मतलब आंदोलन को बदलना है। दूसरे में कह रहा है कि बदल तो दे लेकिन उसका प्रभाव कितना पड़ेगा। तो ये दो बातों पर दो फैक्टर लेता है। दो फैक्टर आप कैसे लिखोगे, पहले फैक्टर में लिखोगे कि कितना चेंज होना है, ठीक है, दूसरे में कह रहा है कि चेंज करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यही दो पॉइंट आपको नोट करने। पहले में क्या रहता है कि आंदोलन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा है, पहले पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आप बताओगे बदलने के बाद उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये दूसरे पॉइंट में हमको बताता है। क्लियर, ये दूसरे पॉइंट में हमको बताता है। तो आप सीधे सीधे पहला लिख लो, पहले और दूसरे पॉइंट में, इसको सीधे सीधे लिख लो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है घुमा फिरा कर।
पहले में क्या लिखेंगे, आंदोलन को परिवर्तित करना, ठीक है, पहला पॉइंट जो है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे आंदोलन का प्रभाव, आंदोलन का क्या प्रभाव होगा, ठीक है। ये दो पॉइंट हम लोग को नोट करने की, इसके दो ही फैक्टर होते हैं कि भाई परिवर्तन करें, सबसे पहले आंदोलन को परिवर्तित करेंगे हम लोग कि ये जो समाज में जो चीजें चल रही, एक जैसी ही चीजें चल रही, सबको एक ही जैसा मिले, जो जितना काम कर रहा है उसको उतना मिले, जबकि जो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बस आके 5 घंटे ड्यूटी करके जा रहा है, और जो काम कर रहा है दोनों को एक समान ही तनख्वाह मिलती है। आपने देखा होगा प्राइवेट कॉलेजेस में होता है, स्कूलों में होता है ऐसा कि कुछ लोग तो काम करते हैं, कुछ लोग काम नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को विरोध करना पड़ता है ना कि भाई जो जितना मेहनत करे उसको उतना पैसा दो। मैनेजर से हम लोग को ये बात कहनी पड़ती, लड़नी पड़ती है, करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती, बताओ सविता सिंह जी। जी सर, बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हो आप। बिल्कुल, तो ये आपके साथ भी, हमारे साथ भी, ये प्राइवेट सेक्टर में ये आपको देखने को मिलता रहता है। तो यही चीजें हम लोग को सोशल मूवमेंट के लिए तैयार करता है। हम लोग कहीं से सीखने नहीं जाते हैं सोशल मूवमेंट, बल्कि विरोध करना। ये कार्ल मार्क्स ने सिखाया, बल्कि ये हमको पहले से ही आना चाहिए था, लेकिन कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दी है, उसके सहारे हम अपनी बातों को कह सकते हैं। अब इसमें ये कहते हैं कि जब कभी सोशल मूवमेंट की हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि यह कभी कभी अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक का मतलब किसी भी समय कहीं पर, अब किसी भी समय कहीं पर, अब घर में मान लो होली का समय है, अब छोटा बच्चा कोई है या मतलब 8-10 साल का है, अब उसने जिद पकड़ ली कि नहीं हमें वही वाली पिचकारी चाहिए जो इतनी लंबी है। अब घर में मना कर रहे नहीं चाहिए, अब वो बैठ गई अनशन पे कि नहीं अब तो हम खाना पीना छोड़ दें, हम नहीं खाएंगे जब तक वो नहीं। तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का इनफॉर्मल सोशल मूवमेंट है, ये एक प्रकार का मूवमेंट ही तो है, सोशल ना होकर ये फैमिली मूवमेंट हो जाएगा आपका। उस बच्चे के लिए मूवमेंट हो गया कि धरना प्रदर्शन बैठ गए। कुछ लोग क्या है कि वहीं पे पसड़ जाते हैं कि नहीं अब हमें चाहिए तो चाहिए, रोने लगे। बाजार में जा रहे हैं, कह दिए कि वो सामान लेना है, अब मम्मी मना करती कि नहीं चलो आगे, हम बस वहीं पे रोने लगे। तो ये भी मूवमेंट है। सर लाठी चार्ज भी हो जाता है। सर ये तो हर फील्ड में मूवमेंट करना पड़ता है अपनी बातें मनवाने के लिए। बिल्कुल, हाँ, नहीं तो कुछ मिले ही ना। पॉइंट निकल करके आई कि अपनी बातों को मनवाने के लिए। तो आप मनवाने के लिए सोशल मूवमेंट क्या होता है कि एक बड़ा समूह जो चाहता है उसके अनुरूप जब तक वो काम नहीं होता है, अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, या हम लोगों ने कुछ शर्तें मांगी, उस शर्तों वह शर्त जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम सोशल मूवमेंट करते रहेंगे अपनी बात को मनवाने के लिए। क्लियर पॉइंट? जैसे सर अन्ना हजारे ने किया है, किसान आंदोलन किया है, अन्ना हजारे ने किया था किसान आंदोलन, है ना, पहले किया था कि यूरोप में जो पुनर्जागरण था, अब यूक्रेन में हो रहा है सर। यूक्रेन में तो ये भी तो एक सोशल मूवमेंट नहीं हो रहा है, वहां पे वॉर हो रहा है। मूवमेंट और वॉर में किसान वाला होता है। किसान आंदोलन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। नहीं, मूवमेंट एक अलग चीज होता है, मूवमेंट में कभी लड़ाई नहीं आती है, झगड़ा नहीं आता है। किसान वाला हो सकता है ना सर, हाँ, किसान आंदोलन हो सकता है, वहां पर किसान आंदोलन में भी तो लड़ाई हुई है, कितने लोग मरे हैं ना। नहीं वो तो नहीं, लेकिन वो अलग फॉर्म है। हाँ, वो गांधी जी का मूवमेंट रहता था, रूपरेखा से हम लोग देख सकते हैं ना उनके बारे में। हाँ, असहयोग आंदोलन था दो। हाँ, असहयोग आंदोलन, जिसमें अच्छा देखो, अब देखिए ये क्वेश्चन जरूर मतलब आपके मन में जरूर आया कि देखो वो किसान आंदोलन हुआ तो वहां पर इतने मारे गए। दरअसल जो लोग मूवमेंट करते हैं वो लोग कभी भी हथियार नहीं उठाते हैं। क्या है, जैसे यहाँ पे लार्ज जो होता है वो कभी भी हथियार उठाता है कब, जब बहुत ही, जब उनकी जो है बातें मारी ना जाए, जब उन लोग को छीनने की
कंडीशन आ जाती है कि अब ये चीज तो सीधे से नहीं मिलेगा, इसके लिए हमें अब लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, तब वो वॉर में बदल जाता है। अब इसकी कहानी अगर हम बताएं तो पुरानी मूवीज आपने देखी होंगी, पिक्चरें देखी होंगी, जय भवानी कहते थे ना वो लोग, डाकू लोग क्यों कहते थे कि गांव के सीधे साधे लोग रहा करते थे, उन पर जो अत्याचार होता था, उनके घर में उनके घर वालों को मार दिया था, तो वो बदला लेने के लिए मूवमेंट करता था, तो वो मूवमेंट नहीं करता, वो वॉर करता था डाकू बन के। वो क्यों? सर क्योंकि मदर उसको इंडिया मूवमेंट में से जैसा उसको है। कोई चीज मिलनी नहीं है, तो जब मूवमेंट से नहीं मिलेगी तो वो वॉर करने पे शुरू हो जाते थे। तो ऐसी पुरानी बहुत सी चीजें हम लोग देखकर चलेंगे। अब इसके अंदर इसमें हम देखेंगे, इसके कैरेक्टर्स के देखेंगे, ठीक है, इसकी विशेषताएं देखेंगे, ठीक, कैरेक्टर देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे, ठीक। विशेषताएं जब देखेंगे तो विशेषताओं में क्या आएगा, इनकी विशेषताओं में आएगा कि जब लोगों के असंतोष को व्यक्त करना हो, या हमारे अंदर कोई भी असंतोष हो, तो हम भी क्या करें, कॉलेज में जैसे हम काम कर रहे हैं, अब कोई काम का हमें मुआवजा नहीं मिला, मान लो कॉलेज में हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के साथ साथ मुझे अतिरिक्त कार्य दे दिया गया, अब उस अतिरिक्त कार्य को मैंने 1 साल तो व्यवहार में कर दिया कि चलो मैनेजमेंट का व्यवहार अच्छा है, कर दिया, लेकिन 1 साल बाद दूसरे साल तीसरे साल, क्या ऐसा हमेशा हम करने वाले हैं क्या? नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, असंतोष जाहिर करेंगे। असंतोष कैसा, उस काम को रोक देंगे, जब उस काम को रोक देंगे तो वो असंतोष जाहिर होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे एक्सप्रेस द डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या होगा, एक्सप्रेस द डिससेटिस्फेक्शन लिखेंगे हम, एक्सप्रेस द डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा ना। आपने देखा होगा कि मजदूर लोग जब जिस कंपनी में काम करते हैं तो उनकी मांगे रहती हैं कि हमारा जो है बीमा कराया जाए, हमारे शरीर में कोई अंग अगर कम हो जाए तो उसके लिए भरपाई करे कंपनी। तो इसके लिए काफी मूवमेंट चलाए गए थे, तब जाके आज जो है, आज वही हमारी गवर्नमेंट है, पेंशन को खत्म कर दे रही है, ठीक है, जो कि पेंशन को लागू इसीलिए किया गया था कि व्यक्ति जब पूरे समय, अब आप बताइए किसी एक कंपनी में आप जवानी से लेके बुढ़ापे तक आपने काम किया, बुढ़ापे के बाद आपको वो सहारा ना दे, तो इसीलिए पेंशन योजनाएं चलाई गई थी, पेंशन चलाई गई थी पुरानी सरकार में, लेकिन हाँ वर्तमान सर, सरकार जो है सभी पेंशनों को खत्म करके दूसरे तरीके से लागू कर रही है। लेकिन ये गलत बिल्कुल गलत है और इसका विरोध क्योंकि किया जा रहा है, इंसान लेकिन जिंदगी भर कमाता किस लिए है, बुढ़ापे में उसको लाभ बुढ़ापे हो, का सहारा। किसी को मिले। हाँ गलत है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल गलत। इसीलिए तो सब लोग जो प्राइवेट से गवर्नमेंट सेक्टर में भागते थे कि जिससे कि हम बुढ़ापे में अगर हम वो काम नहीं कर पाएंगे, कम से कम मुझे 2 वक्त की रोटी तो सही समय पर मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने अब ऐसी सर पॉलिसी लेकिन ला दी। राजस्थान में बहाल हो गया ना, राजस्थान में बहाल भले हो गया है, लेकिन बहाल। राजस्थान के अलावा हम लोग के यहाँ नहीं हुआ है। हम लोग अब राजस्थान में बहाल हुआ, जानते हो कैसे हुआ है? उसमें ये कहा गया कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पर ये पॉलिसी अब लाने वाले कि आपका जो अमाउंट आपको रिटायरी में, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब करता है उसको रिटायरी में 25 लाख 30 लाख मिलते हैं, तो वो क्या करेगी गवर्नमेंट, अब आपकी 30 लाख में से 15 लाख आपका रोक लेगी और 15 लाख आपको दे देगी, वही 15 लाख जो आपसे रोकी है उसी को किस्तों में आपको देती रहेगी। तो ये कोई बेवकूफ बनाते हैं, ये बेवकूफ, जबकि पुराने समय में क्या सब था जगह कि तो बनाते ही हैं। तो अब यही कंडीशन हम लोग को समझना है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही, अब आप सबको प्राइवेट कर दे रहे हो, सबको प्राइवेट, मतलब जैसे रेलवेज है, रेलवेज को प्राइवेट कर दिया, और सेक्टर्स को आप धीरे धीरे प्राइवेट कर दे रहे हो। वहां पर जो है आपको बहुत सी ऐसी चीजें जब आप उसमें देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे ना, तो काफी चीजें ऐसी गलत हो रही हैं जिसको हम लोग चाहते हुए भी नहीं रोक पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसे वही पॉलिटिकल वे में चले जाएंगे हम लोग, लेकिन मूवमेंट इस पर होना चाहिए। सर ये हिंदी में इसका क्या होगा, असंतोषपूर्ण, असंतोष, हाँ, एक्सप्रेस द डिससेटिस्फेक्शन, लोगों को असंतोष को व्यक्त करना, लिखेंगे असंतोष को व्यक्त करना, असंतोष को व्यक्त, असंतोष को व्यक्त करने के लिए हम लोग करते हैं, पहले इसकी विशेषता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है,
दूसरे पॉइंट में ये बोलते हैं कि आंदोलन के सदस्यों को उम्मीद है, मतलब आंदोलन में जो लोग भाग लेते हैं उनको उम्मीद रहता है इस मामले में कि कुछ जरूर किया जाएगा। अब देख रहे हो 97,000 प्राइमरी भर्ती बताकर 17,000 के प्राइमरी भर्ती आप निकाल रहे हो, तो इसके लिए लड़कों ने क्या किया, वहां पर आंदोलन मूवमेंट किया। जब उन्होंने मूवमेंट किया तो उन पर लाठियां बरसी। भाई 97,000 बोल के 17,000 हमें दोगे तो क्या हम चुप रहेंगे? नहीं चुप रहेंगे। तो वहां पर ये मूवमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे आंदोलन में जितने लोग जाते हैं ना, उन लोग को एक आशा रहती है, एक होप रहती है। जैसे किसान आंदोलन आपने लिया कि वहां पर वो तंबू गाड़ के बैठे, किसी से लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, हम भैया हम यहीं पर बैठ जा रहे जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे। राशन वासन ला के बैठे, आखिर काफी समय बाद गवर्नमेंट ने मानी ना, बैकफुट पर गई। तो ऐसी चीजें, ये मूवमेंट होता है, ये आपके आंदोलन होते हैं। तो ये इसकी विशेषता रहती है कि आंदोलन में जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनको ये पूरा का पूरा भरोसा रहता है कि हमारी बातों को माना जाएगा। ठीक, फिर क्या कहते हैं, फिर नेक्स्ट वाले में क्या कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन अत्यधिक संगठित होता है, मतलब बहुत मजबूत होता है। कह रहे हैं कि सोशल मूवमेंट आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। क्या बोलेंगे? हाईली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है आपका, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है। फिर इसके बाद इसमें क्या कहते हैं कि जब लोगों का जो समूह होता है किसी मामले के लिए बहुत ही ज्यादा दृढ़ होता है और अपने आप को हमेशा सजग रखता है। इसमें प्रचार जो है जब जनता का ध्यान मामलों पर खींचता है। अब इसमें ग्रुप कैसे बनता है, बड़ा समूह कैसे बनता है, ग्रुप या बड़ा समूह, इसमें जब मूवमेंट आप कोई करोगे, अगर आपका मूवमेंट सही है तो आपके साथ और लोग भी ऑटोमेटिक जुड़ेंगे। अब इसके लिए मीडिया सबसे बड़ा हथियार होता है कि मीडिया अगर सही चीजों को जागरूक सही तरीके से दिखाए, जो अगर हम लोग को जीएस या जीके में क्यों हम लोग कमजोर थे, क्योंकि मीडिया वाले दिन भर फालतू की चीजें दिखाते हैं, वो लोग जो काम की चीजें हैं वो नहीं दिखाते हैं, केवल दिन भर वही फालतू की, अरे 1-2 घंटा हो गया दिखा दो, फिर और भी चीजें दिखाओ। हम लोग तैयार करते हैं जीएस जीके के लिए, उसके लिए भी बताते चलो, तो नहीं, दिन का दिन फालतू की खबरें वो लोग दिखाते रहे। तो कुल मिला के मीडिया के द्वारा ही आप कोई सोशल मूवमेंट कर सकते हो। फिर इन्होंने कहा कि जनमत को ये प्रभावित करते हैं। ठीक, पब्लिक ओपिनियन हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि पब्लिक ओपिनियन जितनी मेरे पास ज्यादा रहेगी उतने हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें कहते हैं इसके टाइप्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टाइप्स की बात। तो इसके टाइप्स कितने होते हैं? तो टाइप्स इसके ढेर सारे होंगे, कई प्रकार के मूवमेंट आप बता सकते हैं, लेकिन सबसे पहले डालेंगे प्रतिरोध आंदोलन। ठीक है, रेजिस्टेंस मूवमेंट होता है सबसे पहले। ठीक, रेजिस्टेंस मूवमेंट। ठीक, रेजिस्टेंस मूवमेंट क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध सविता जी, आप जो लिख रही है ना उसको ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। नेहा की उंगली में थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, उनकी हाथ उंगली में प्रॉब्लम से लिख नहीं पाएंगी वो। ठीक, तो रेजिस्टेंस, ठीक, रेजिस्टेंस मूवमेंट में क्या होता है? प्रतिरोध आंदोलन में इसमें होता है समाज में पहले से हो चुके परिवर्तनों का विरोध करने के उद्देश्य से होता है। ठीक, मतलब कह रहा है कि एम्ड एट रेजिस्टिंग चेंजेस that have already occurred in society, मतलब समाज में जो पहले से परिवर्तन हो चुका है उसका विरोध करने के उद्देश्य से, कि समाज में पहले से कोई चीज लाई गई है, अब वो परिवर्तन कर तो दिया गया है लेकिन काफी हद तक वो सही नहीं है, तो हम उसका विरोध करेंगे ना। ठीक, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे पॉइंट में, दूसरा पॉइंट होता है कि रिफॉर्म मूवमेंट्स होता है। क्या होता है रिफॉर्म मूवमेंट? सर पहला वाला एक बार और बता दीजिए। हाँ, रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या होता है? इसमें कह रहा है कि समाज में पहले से हो चुके जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, पहले से हो चुके जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में पूछते हैं। ठीक,
इसमें क्या होता है कि इसमें पहले वाले पूछते हैं, पहले ये रेजिस्टेंस मूवमेंट में क्या होता है, प्रतिरोध आंदोलन। प्रतिरोध का मतलब होता है कोई परिवर्तन पहले से जो करना चाह रहे हैं और परिवर्तन कर दिया, तो उस परिवर्तन के विरोध में हम लोग बातें करते हैं कि नहीं ये चीज गलत है, आपने जो परिवर्तन किया है जबरदस्ती किया है, उसमें ये परिवर्तन नहीं होना चाहिए था। जैसे इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, 13 पॉइंट रोस्टर जो था, 13 पॉइंट रोस्टर को गवर्नमेंट जबरदस्ती ला रही थी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग सजग लोग थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया। जब उसका विरोध किया तब जाके गवर्नमेंट बैकफुट पर आई। अरे भाई, जो चीज पहले से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बना कर गए हैं उसमें आप छेड़छाड़ कर रहे हो। फिर SC ST OBC का जो आर्टिकल बना है उसके जो बने हैं, यहाँ पर जैसे हम बता रहे थे प्रतिरोध आंदोलन, तो प्रतिरोध आंदोलन जैसे हमने कहा कि 13 पॉइंट रोस्टर है उस पर छेड़छाड़ करी गई, तो बहुत से बुद्धिजीवी ऐसे लोग थे जिनको लगा कि नहीं इस पर छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने बदलने का फिर मूवमेंट हुआ, मूवमेंट का फिर बैकफुट पर गई गवर्नमेंट, तो उस चीज को यहाँ पे प्रतिरोध किया ना, तो वो सब चीजें थी। तो ये आपके प्रतिरोध आंदोलन के अंतर्गत ही आएंगे आपके, कि समाज में पहले से हो चुके जो परिवर्तन है उनका विरोध करना। अब समाज में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बेसिक चीज पे कुछ और थी, फिर 2-4 साल 10 साल के लिए उसमें परिवर्तन कर दिया गया। जब कुछ लोगों ने उनके बारे में जाना, तो जानने के बाद फिर से उनका विरोध किया, कहा नहीं जो पुरानी पद्धति थी उसी पद्धति पर आप चलो, हम चले तभी सही रहेगा। तो उसके लिए जो करते हैं, तो ये प्रतिरोध मूवमेंट होता है, प्रतिरोध आंदोलन होता है आपका, ठीक है, रेजिस्टेंस मूवमेंट होता है। फिर क्या सेकंड आता है कि रिफॉर्म मूवमेंट्स। रिफॉर्म मूवमेंट्स, ठीक, रिफॉर्म मूवमेंट्स को हम लोग बोलते हैं सुधार आंदोलन। सुधार आंदोलन, अब सुधार आंदोलन क्या होता है, जैसे टीवी पर कोई भी बात हो, कोई दृश्य हो या हिंसा को दिखाने पर रोक लगाने के लिए जो आंदोलन करते हैं कि नहीं ये चीजें, जैसे अभी मूवी कश्मीर मूवी चली, कुछ लोग कहते दिखाना चाहिए, कुछ लोग नहीं दिखाना चाहिए, तो ये सुधार आंदोलन के तहत है। समाज में ऐसी तमाम सी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को रोकने के लिए जो हम लोग आंदोलन करते हैं। जैसे बिहार है, बिहार में ड्रिंक करने से लोग ज्यादा खत्म होते थे, तो वहां की घरेलू महिलाओं ने एक कैंपेन शुरू किया, एक मूवमेंट शुरू करा और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि आप यदि इसको नहीं बंद करेंगे तो ये पूरा हम लोग का जो है बिहार खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उसके सुधार के लिए इन्होंने करा। तो ये जितने मूवमेंट, इस प्रकार के मूवमेंट आते हैं उसको रिफॉर्म मूवमेंट कहा जाता है आपका। क्लियर, रिफॉर्म मूवमेंट आता है आपका। फिर इसके बाद नंबर 3 पे हम लोग देखते हैं, नंबर 3 पे आपका आता है कि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। सर तो प्रतिरोध में और सुधार में ये चेंजिंग क्या है? हाँ, क्योंकि ये दोनों तो चेंजिंग है। प्रतिरोध में क्या होता है कि वहां पर किसी भी चीज को समाज में लाया गया, कुछ समय तक समाज में वो चला और कुछ लोगों को लगा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था, ठीक, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हो गया तो उसके विरोध में काम किया। लेकिन जो ये रिफॉर्म होता है, सुधार होता है, सुधार का मतलब होता है कि कोई गलत चीज हमारे लिए चल रही है, ठीक, कि वो किसी मूवमेंट के थ्रू नहीं आई है, बल्कि ऊपर वाले में क्या होता है, चालू करो किसका है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या हुआ कि प्रतिरोध आंदोलन में क्या होता है कि इसमें पहले से किसी भी मूवमेंट करने के बाद उस चीज को परिवर्तन किया गया। जब मूवमेंट के बाद मतलब किसी आंदोलन के बाद उसको परिवर्तित किया, आंदोलन के बाद परिवर्तित करने पर वो चीज सही नहीं लग रही है कि ये चीज आंदोलन के बाद लागू तो किया समाज में, लेकिन समाज के लिए वो प्रभावशाली नहीं हुआ है, बल्कि उसका दुष्परिणाम हो रहा है। तो उसको फिर से बदलने के लिए मूवमेंट करे जाते हैं कि नहीं भाई ये बात सही नहीं है। अब एक लोग बोलेंगे नहीं मानेंगे, 2 लोग बोलेंगे नहीं मानेंगे, जब 100 लोग 1000 लोग बोलेंगे तब उनको बदलना पड़ेगा ये चीजें। तो ये हुआ। जैसे धारा 370 है, धारा 370 न जाने कितने समय से चली आ रही ना,
तो वो प्रतिरोध आंदोलन के अंतर्गत ही हम इसको ला सकते कि धारा 370 पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और हरिश्चंद्र राजा थे, उन लोगों में जो भी बातें हुई हो उन्होंने किया, उसके भुक्तभोगी अब हम देख रहे हैं कि उसका परिणाम सही नहीं था, तो गवर्नमेंट आई और उसको बदला। तो ये प्रतिरोध आंदोलन के थ्रू हुआ। लेकिन सुधार आंदोलन में क्या करेंगे कि समाज में जो बुराइयां फैला रहे हैं, जैसे समाज में बुराइयां फैला, टीवी शोज में किसी भी, जैसे राम लक्ष्मण का है, राम सीता का है, उनके चरित्र को बदलकर दूसरे चरित्र में दिखाया जाए, तो ये सब जो है समाज में सुधार, ये समाज में गलत चीजें फैला रहे ना, तो उन गलत चीजों को रोकने के लिए जब हम काम करते हैं तो वो आपका रिफॉर्म मूवमेंट होता है, जिसको सुधार आंदोलन बोलते हैं। प्रतिरोध एक अलग चीज होती है। समझ में आई दोनों चीजें? सर प्रतिरोध कैसे अलग हो जाएगा जब हम किसी के प्रति आंदोलन करेंगे, आंदोलन करते करते धीरे धीरे उसमें सुधार आ जाएगा, तो वही तो हमारा ये रिफॉर्म मूवमेंट कहलाएगा। रिफॉर्म मैडम देखिए सर बोले ना, किसी कोई ऐसी चीज जो समाज में नहीं खुलकर आनी चाहिए लेकिन उस समाज में खुलकर आ रही है, जो चीजें गलत है, जिससे बालक बालिका जो न्यू जनरेशन है वो जो है हिंसक हो जाएगी, लड़ाई वाली हो जाएगी, उनको गलत चीजें, आप हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप परिवर्तन करके, ऐतिहासिक चीजों को परिवर्तित करके अपने कुछ समय के लिए आप आनंद के लिए तो देखोगे, लेकिन और चीजें देखोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको एकदम हूबहू वैसे ही मानेंगे, तो ऐसे क्या समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा करने लगेगा, द्वेष करने लगेगा, उनमें लड़ाइयों का भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए जो हम काम करते हैं उसको रिफॉर्म मूवमेंट के अंतर्गत लाते हैं हम लोग। क्लियर? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि एक टाइम के गैप के बाद जो चीजें रियलाइज हो तो वो प्रतिरोध में आ जाती हैं, और जो तुरंत रियलाइज हो जाए वो सुधार में आ जाती है। हाँ बिल्कुल। रिवोल्यूशनरी, अब रिवोल्यूशनरी क्या होता है? रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जिसको बोलते हैं क्रांतिकारी। सर वो कट रही है बोर्ड। ओके, क्रांतिकारी जो आंदोलन होता है, क्रांतिकारी आंदोलन में हम लोग क्या करेंगे? ठीक, रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी। रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी। इसमें क्या होता है? ये आंदोलन मौजूदा आदेशों को पूरी तरह से अलग संरचना के साथ बदलना चाहते हैं। क्रांतिकारी का मतलब होता है जो वर्तमान समय में जो चीजें हो रही होती उनके लिए आंदोलन करना। कहता है कि दीज मूवमेंट वांट टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग ऑर्डर विथ टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब पूरी की पूरी संरचना को एक मौजूदा समय में बदलना चाहते हैं। तो ये आपका रिवोल्यूशनरी मूवमेंट होता है। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में क्या होता है कि पूरी की पूरी एक संरचना होती, उसको पूरा का पूरे समाज को ही बदलना है। अब जैसे इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं? इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हमारा समाज है, समाज में पूरी की पूरी कैटेगरी को हटा देना है। SC ST OBC इन सारी जातियों को हटा देना ही आपका क्या हो जाएगा? रिवोल्यूशनरी हो जाएगा। लेकिन इस तरीके के बदलाव को कोई तैयार नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसी चीजों को हम बदलने का प्रयास करते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो ये रिवोल्यूशनरी में आएगा। समझ में आ रही है बात? कि मतलब पूरी की पूरी समाज की संरचना को ही बदल देना। सर हाँ बोले। क्या ये एग्जांपल इसमें आएगा जो हिजाब का उठा था? कैसे? हिजाब का, जैसे कि उसमें तो ये चेंजिंग करना चाहते थे लोग, मांग करते थे कि हिजाब खत्म हो जाए हाँ स्कूली तरीके से, लेकिन उस पर लोग राजी नहीं थे। अब हिजाब से अच्छा बेहतर एग्जांपल ये है जो 3 तलाक का जो मुद्दा था, ये बहुत हाँ। समय से चला आ रहा है, लेकिन इसको एक बहुत बड़े मूवमेंट में, बहुत बड़े कैंपेन ने जो मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने इनका विरोध किया। बल्कि ये बहुत समय से विरोध करते चले, इनकी बातों को किसी ने सुना। जब इनका समूह बड़ा हो गया और कोई सुनने वाला हो गया, तब इन्होंने मौजूदा स्थिति को देखा और तुरंत बदल दिया। तो ये इनके लिए जीवन का वरदान हो गया महिलाओं के लिए। क्योंकि अभी हम कुछ समय पहले हमारे विद्यालय में एक सर थे सोशलॉजी के, मैंने उनसे पूछा यही बात हुई 3 तलाक के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये तो छोड़िए सर, इनमें जो हलाला होता है, हलाला बहुत कठिन और बहुत खतरनाक होता है।
वो बहुत समस्या देने वाला था, जो कि पुरुषों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए वहां पर बहुत मुस्लिम महिलाएं जो थी, मुस्लिम बहनें जो थी, उनके लिए बहुत समस्या थी। हलाला का जो उनका नियम या कानून जो भी था, तो उसको जो है इस 3 तलाक की वजह से उसको वो समाप्त हो गया, जो कि बहुत ही राहत की बात है। ये ना बहुत बड़ा राहत मूवमेंट है की ये एक बात है, तरीके मेरे से। को भी पता चला था सर। बहुत दर्दनाक और घृणा, मतलब महिलाओं के लिए एक तरीके से बहुत बहुत कठिन था। बेकार, अगर वो चीज है तो बहुत बेकार चीज है सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत, इसका मैंने विरोध, मुझे भी जब बल्कि पता चला इसका नहीं जो पता है था, बाद में आपको पता चला। इनके जो पवित्र कुरान है उसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ये और सूफी संत मौलाना और जो खलीफा होते हैं उन लोगों ने पता नहीं कैसे क्या बनाए हैं। नहीं सर, ये शरिया कानून बना दिया था। हाँ, शरिया कानून बनाया था, शरिया। ये बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन वो है, गलत था तो सर, ये बहुत गलत था। बेचारी उनके लिए बहुत समस्याएं थी, अब जो है बहुत ही राहत की सांस है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया। फिर इसके बाद तो ये वाला समझ में आएगा ना, क्रांतिकारी रिवॉल्यूशन कैसे होता है, कि वर्तमान स्थिति को पूरा का पूरा बदलना ही आपका यह क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत जाता है। ठीक। जी सर, जी सर। हाँ ठीक। अब इसके बाद हाँ, इसमें अभी एक लोग बोल रहे थे कि रूस और ये किसकी पुतिन वाली जो लड़ाई है, रूस और यूक्रेन यूक्रेन की लड़ाई, यूक्रेन तो ये क्रांतिकारी ही जाएगी आपकी, पूरे के पूरे ढांचे को ही वो बदलना चाहता है रूस वाला। अब उसके लिए चाहे जो करना पड़े वो कर रहा है, तो ये आपका रिवोल्यूशनरी में जाएगा आपका। क्लियर। फिर इसके बाद आता है चौथा, एक्सप्रेसिव मूवमेंट। एक्सप्रेसिव मूवमेंट, जब एक्सप्रेसिव मूवमेंट लाएंगे तो एक्सप्रेसिव मूवमेंट में अभिव्यंजक होता है। एक्सप्रेसिव मीन्स होता है एक्सप्रेस करना। इसमें बोला जाता है कि यह आंदोलन अपने सदस्यों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उनके बीच परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कह रहा है कि दीज मूवमेंट concentrate on change among their members in order to improve the quality of life। कुल मिला के एक्सप्रेसिव वाले में क्या होता है कि जो आपके साथ जुड़े हैं उनके लाइफ को बदलना, चेंज करना। जब कैसे, इसका एग्जांपल आप बहुत अच्छा ले सकते हैं, कोरोना वाला। कोरोना वाले में यहाँ पर आप एक दूसरे को ऑटोमेटिक बताने लगे ना कि हल्दी का यूज करो, तुलसी का यूज करो, योगा करो, नहीं आता है तो चलो आओ मैं बता देता हूँ। तमाम ऐसी चीजें आप लोगों ने करी होंगी, हमने भी करी, आपने भी करी। तो ये एक्सप्रेसिव मूवमेंट के अंतर्गत आता है। एक्सप्रेसिव मूवमेंट में अपने आसपास के जो सदस्य होते हैं उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, परिवर्तन करना है, और यहीं पर उनको ध्यान देना है। तो ये आता है एक्सप्रेसिव मूवमेंट के अंतर्गत। क्लियर है पॉइंट? बताओ सर व्यक्त, व्यक्त होगा ना इसका सर हिंदी में? एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव माने होता है अभिव्यक्त करना या अभिव्यंजन करना। अभी व्यक्त करना। हाँ, व्यक्त करना, ये भी सही है, व्यक्त करना। सर वही तो बोले हैं हम भी। हाँ हाँ ठीक है, ये रिपीट किया। हाँ ना कैसे व्यक्त करना? अभिव्यक्त करना, व्यक्त करना, प्रदर्शित करना, करना ये सब एक ही चीजें बात आती है। हैं। अब सर देखिए, डांटे थोड़े, प्यार से बोले ना। बिल्कुल, अब यहाँ पे इतनी चीजें हम लोगों को क्लियर हुई, तो सोशल मूवमेंट से रिलेटेड अब इसके अंतर्गत कुछ चीजें और आएंगी। सोशल मूवमेंट के टाइप्स हो गए, अब सोशल मूवमेंट की थ्योरीज आएंगी कि इनके सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत क्या है। तो इन सिद्धांतों में हम लोग अब पढ़ना शुरू करेंगे कि इन सिद्धांतों में क्या क्या चीजें आती हैं। अब सिद्धांतों में आपके रिलेटिव डिप्राइवेशन आएगा आपका। ठीक है, रिलेटिव डिप्राइवेशन क्या होता है, इसके साथ साथ और भी 2 चीजें और आपको मिलेंगी वहां पर, तो उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। सोशलाइजेशन, सर मोबिलाइजेशन, हाँ सोशल मोबिलाइजेशन, हाँ, सोशल रिफ्लेक्टिव मोबिलाइजेशन जैसा आपने थ्योरी, बताया। सोशल। ठीक है, हाँ, तो अब इसकी कुल मिला के सोशल मूवमेंट की थ्योरी पढ़ेंगे। फिर थ्योरीज या सिद्धांत पढ़ेंगे। सिद्धांत में सबसे पहले आपको रिलेटिव डिप्राइवेशन मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको रिलेटिव डिप्राइवेशन मिलेगा।
ठीक, रिलेटिव डिप्राइवेशन जिसको सापेक्ष अभाव बोलते हैं, सापेक्ष अभाव या वंचन बोलते हैं। ठीक है, सापेक्ष अभाव या वंचन इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये होता है, इसमें क्या होता है आप बताओ, किसी को पता है सबसे पहले पॉइंट? नहीं सर, पता पढ़े नहीं है सर, अभी उसमें घुसे ही इसके नहीं। अंतर्गत हम लोग पॉलिटिकल मूवमेंट के बारे में जानेंगे ना। अगर सोशल मूवमेंट थ्योरी की हम बात करेंगे तो सोशल मूवमेंट थ्योरी कैसे आई इसके बारे में जानेंगे कि सामाजिक आंदोलन जो सिद्धांत है वह सामाजिक विज्ञान के अंदर एक अंतः विषय अध्ययन है कि इसके अंदर इंटरनल चीजें, इंटरडिपेंडेंसी वाली चीजें हैं, जिसमें आमतौर पर यह समझने की कोशिश की जाती है कि सामाजिक गतिशीलता क्यों होती है, जिस रूप में यह प्रकट होता है, साथ ही साथ संभावित सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिणाम को प्रदर्शित करता है। कुल मिलाकर अगर हम थ्योरीज की बात कर रहे हैं तो थ्योरीज में हम लोगों को इसके इंटरनल पार्ट्स को पढ़ने का मौका मिलता है, जिसपे हम लोग यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सोशल मोबिलाइजेशन क्यों होता है, सोशल मोबिलाइजेशन के रीजन क्या होंगे। तो ये कहता है कि सोशल मोबिलाइजेशन के सोशल मूवमेंट सोशल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है या पॉलिटिकल हो सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर पोटेंशियल की बात करते हैं कि किसमें कितनी पोटेंशियल है, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही वो मोबिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो अब मोबिलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे रिलेटिव डिप्राइवेशन के बारे में कि रिलेटिव डिप्राइवेशन क्या बोलता है। ठीक है, रिलेटिव जिसको सापेक्ष अभाव या सापेक्ष वंचन बोलते हैं, जिसको हम अभाव सिद्धांत डिप्राइवेशन थ्योरी बोलते हैं। डिप्राइवेशन थ्योरी अभाव का सिद्धांत क्या होता है, तो अभाव का सिद्धांत आप लोग भी अपने तरीके से बता सकते हो ना, अगर आपने किताब पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, अभाव का मतलब क्या होता है ये आप जानते हो तो बता सकते हैं, बताओ। जी सर, कमी कमी सर, किसी चीज की कमी होती है उसकी से, अगर आपके पास है हमारे पास नहीं है तो वो हमारी चीज की कमी है ना, रिलेटिव डेप्रेशन में आएगा, रिलेटिव डेप्रिवेशन में। अब देखिए, जैसे कि अभाव जो का हमारी मतलब होता है वंचित, अभाव का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को जो चीज मिलना चाहिए उसको वो चीज नहीं मिले, वो नहीं मिल पा रहा, तो ये होता है अभाव। सर एजुकेशन है सर, एजुकेशन जो है गरीब तबके को नहीं मिल पाती, वो मिलनी चाहिए। बिल्कुल ये ठीक। उससे वो चला जाता है, रह जाता है, वंचित रह जाता है, जो हाशिए पे आ गए है वो नहीं मिल पाती। हाँ जी, तो इसमें कहता है कि डिप्राइवेशन थ्योरी आर्ग्यूज दैट सोशल मूवमेंट हैव देयर फाउंडेशंस अमंग पीपल हु फील deprived of some goods or resource. According to this approach, individuals who are lacks some goods, service or comfort are more likely to organize social movement to improve their conditions। मतलब कहता है यहाँ पर जो अभाव होता है, जो वंचन होता है, इस सिद्धांत का तर्क है कि सामाजिक आंदोलनों की जो नींव होती है वह नींव उन लोगों के बीच होती है जो कुछ अच्छे या संसाधनों से वंचित महसूस करते हैं। हमें फील होता है ना कि हम उस चीज को पाना तो चाहते हैं, हम उसके अधिकारी भी हैं, लेकिन हमें वो चीज नहीं मिल पा रही। जब नहीं मिल पाती है तो हम खंगालते हैं कि ऐसे कौन से रास्ते हैं जिसकी वजह से वो चीज हमें मिल जाए। तो ये कहता है कि जो लोग यह महसूस करते हैं उनकी स्थितियों में सुधार करना, या अभी एक लोगों ने बोला कि हाशिए पर, या उनकी स्थिति में बचाव करना, सुधार करना या बचाव करना। जब हम बचाव करेंगे तो हाशिए का मतलब होता है कि जो खत्म होने की कगार पर है, तो जब उनको हम बचा लेंगे तो वो खत्म होने की कगार से बच जाएंगे और उनका और विकास होगा, तो उनको वो चीजें देंगे जो उनकी दैनिक आवश्यकता है। इस सिद्धांत में
इन सिद्धांत के साथ बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं होती हैं। सबसे पहले इन कई महत्वपूर्ण समस्याएं होती है, लेकिन हम एक या दो महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में बात करेंगे। कह रहे कि देयर आर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम विथ दिस थ्योरी। इस सिद्धांत में कुछ प्रॉब्लम है। अब देखते हैं क्या क्या है। इसमें कह रहा है कि सबसे पहले अधिकांश लोग लगभग हर समय किसी न किसी स्तर पर वंचित महसूस करते हैं अपने आप को। आप कहीं मत जाओ, अपने घर में ही देख लो। अगर घर में दो लोग हैं तो एक का कपड़ा अगर फटा है, दूसरे का कपड़ा नहीं फटा, तो दूसरे के लिए अगर आ गया जिसका फटा है, तो पहला वाला भी कहेगा अरे मेरा भी आना चाहिए था। तो घर में समझाते हैं ना कि अरे तुम्हारे पास तो है, उसके पास नहीं था तो इसलिए आया। तो नहीं कहते नहीं उसका है तो मेरा भी आना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, यही हम लोगों को मूवमेंट के लिए तैयार कर देती है। क्या करती है? तैयार कर। जबकि वहां जिसको जो चीज नहीं मिलती है, वहां उन चीजों को देने के लिए होता है। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि रिलेटिव डिप्राइवेशन में क्या है, कि इसमें कहा कि लगभग हर कह रहे कि लोग लगभग हर समय किसी न किसी स्तर पर अपने आप में कोई ना कोई चीज न मिलने की कमी हमेशा रहती है। तो इसीलिए यह सिद्धांत समझाने में कठिन समय लगता है, रिलेटिव डिप्राइवेशन, कि भाई हमेशा किसी न किसी यहाँ पे तो देखेंगे सभी लोग अपने आप में कोई ना कोई कमी बताते रहेंगे कि हमें गवर्नमेंट से ये मिलना चाहिए था, ये नहीं मिला हमको। हर लोग बताने के लिए तैयार, तो इसलिए इसको समझाने में थोड़ा समय। जबकि अन्य लोग भी वंचित होते हैं, तो सामाजिक आंदोलन बनाने वाले समूह ऐसा क्यों करते हैं? बहुत सी ऐसी चीजें हम लोगों को चीजें मिलती रहती हैं, देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलती है ना। ठीक, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि दूसरा पॉइंट अगर हम लेंगे, कहता है कि इस सिद्धांत के पीछे एक तर्क यह भी है कि अक्सर सामाजिक आंदोलन ही अभाव का एकमात्र प्रमाण बन जाता है, कि भाई ये चीज हमें नहीं मिली इसलिए हम चोर बन गए, डाकू बन गए, हम इतने पढ़े लिखे हैं हमें नौकरी नहीं मिली इसलिए हम गलत काम करने लगे। अरे भाई पढ़ लिख गए हो, सरकारी नौकरी नहीं मिली, प्राइवेट में कोई अच्छा सा काम करो, अपनी योग्यता के अनुकूल काम करो। जरूरी है कि इस पूरे भारत में सबको नौकरी मिलेगी है? अब कोई ये है कि एक लड़का लड़की आपस में प्रेम करते हैं, लड़की घर वालों ने कह दिया, लड़के से कह दिया कि आपको गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी तो ही जो है तुम्हारी शादी होगी। अब उस लड़के को इत्तेफाक से नौकरी नहीं मिली गवर्नमेंट की, तो अब क्या करे, वो लड़की की शादी कहीं और हो गई, तो अब क्या करे, वो कट्टा लेके घूमता रहे कि गवर्नमेंट ने हमें नौकरी क्यों नहीं दी, तो वो हमारे, तो ये नहीं। तो यहाँ पर ये एग्जांपल है कि भाई अगर नहीं कोई बात, अब आगे काम करो ना। अपनी कहानी बता रहे हैं। किसकी? सर ये अपनी कहानी बता रहे हैं। हमारी कहानी क्या, हमारी कहानी हमारे में हम कट्टा लेके थोड़ी घूम रहे हैं, हमें तो बहुत से काम गवर्नमेंट सर आपकी भी नहीं है। नहीं, मेरी कहानी हमें तो पता है कि आज नहीं तो कल हम नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि हम नौकरी देने वाले बनना चाहते हैं, कि हमारे पास ऐसे लोग हैं कि जो जिनको लगता है कि मेरी नौकरी नहीं मिल पाए, इन केस गवर्नमेंट की नौकरी मेरी समय में लग जाएगी आगे आने वाले समय में, लेकिन नौकरी लगने के बावजूद भी हम एक ऐसी कंडीशन अपने पास लाएंगे कि ऐसी संस्था हम अपनी खोलेंगे जो इस शिक्षा संवाद के नाम से होगी, जिसमें और लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से काम मिले। जितनी पॉलिसीज जितनी भी सुविधाएं गवर्नमेंट देती है, भविष्य में जब मेरा भी संस्थान खुलेगा तो उतनी पॉलिसी उतनी सुविधाएं मैं भी देने के लिए तत्पर हूँ। अभी एक मात्र एक छोटी सी संस्था है, मैं हूँ और मेरे एक सहयोगी लोग हैं जो हम दो लोग मिलकर चला रहे हैं, ठीक है, केवल इसी नाम से। अब भविष्य में ये नो डाउट ये बड़ी संस्था बनकर उभरेगी और आप लोग इसके साक्ष्य प्रमाण भी होंगे, ठीक है। जी सर। हाँ जी सर, बिल्कुल जरूरी नहीं है अचानक से याद आ गया ना, आप भी लड़की हो करके याद आ गया अचानक से, कहीं यही हादसा तो नहीं हो गया आपके साथ? नहीं, मेरे साथ हादसा अगर हुआ होता तो हम भी कहीं ना कहीं घूम रहे होते ऐसा, लेकिन ऐसे हादसे नहीं, ऐसे छोटे मोटे हादसे किसी को परिवर्तित नहीं। हाँ, लेकिन ये समझना चाहिए समाज के इन लोगों को जो ऐसे लोगों को तैयार करते हैं जो गलत रास्ते पर चले। क्यों? क्योंकि उनकी कंडीशन को आप समझिए कि जो व्यक्ति है अगर आपके सामने अगर वो ऐसी चीजें कर रहा है, नो डाउट जिसको साथ वो रहना चाहता है उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज है कि बेचारा बैठ गया, अब 5 साल हाई कोर्ट में
तना दिया कि भैया हाई कोर्ट में जब फैसला आएगा तभी नौकरी मिलेगी, तब तक तो पता चला कि दूसरे की काम हो गया, दूसरा कोई इसको ले गया, तो ऐसे समस्याएं पैदा हो जाती है। ऐसा एक दो लोगों के साथ हुआ है ना, तो इसलिए हम जानते हैं कि क्या कंडीशंस हो जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर इतनी चीजें हो गई। अब यहाँ पर डिप्राइवेशन थ्योरी में और क्या होता है, डिप्राइवेशन में और चीजें अगर हम देखेंगे तो सामाजिक, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं डिप्राइवेशन ही जो है, या अभाव जो है, हम लोगों को मूवमेंट की ओर तैयार करता है। ठीक है, मूवमेंट की ओर तैयार करता है। हमको तो एक चीज ये नहीं समझ में आती, जैसे मान लो कि लड़कों से कहा जाता है, एक बार ये लड़कियों से भी कहा जाए ना कि लड़कियां अगर गवर्नमेंट जॉब पाए तब उस लड़के से वो शादी कर ले, तो ये भी कंडीशन हो जानी चाहिए, तो ये भी और भी अच्छा रहे, है कि नहीं, कि लड़के ही, भाई आज के समय सब बराबर है ना, जब सब बराबर है तो आप भी गवर्नमेंट जॉब पा लो, आप जिसकी इच्छा उसके साथ कर लो, लड़कों के ऊपर ही प्रेशर है कि लेकिन मुझे सर गवर्नमेंट जॉब प्रॉब्लम करो। वहाँ ये रहती है ना, जैसे कि लड़की को गवर्नमेंट जॉब करने के लिए रहे तो हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ इक्वालिटी हर चीज में नहीं रहती है। इक्वालिटी करे तो हर चीज में करे। बिल्कुल, जैसे कि अभी ड्यूटी करके लड़की आ रही है तो उससे सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी, बिल्कुल करनी चाहिए, वो लेकिन अगर करेंगे। वहाँ लड़की बस हो गया ना रे, बस हो गया। नहीं, अपना टुकड़ा को ये मत बिल्कुल सही है। देखिए आज देखिए पुराने समय में ऐसा था, लेकिन आज की जो न्यू अब जनरेशन से नहीं जब आप है। मिलोगे तो न्यू हाँ। जनरेशन वाली इस चीज को नहीं अभी एडॉप्ट करते बहुत हैं। है। नहीं, न्यू जनरेशन वाले अरे आप इस तो चीज को उससे एडॉप्ट करवा करते हैं। लेती है पागल, जो अपनी पसंद का करते हैं ना, उन लोग चेंज कर देते हैं, उसको बोलती कि आधा काम तुम करो आधा काम मैं करूंगी। मेरे एग्जाम्पल है, मेरे सामने में एक स्टाफ वही ने जैसे किया है। वहाँ पे जेंडर ना आए, हम ये चाहते हाँ हैं कि बिल्कुल, वहाँ इक्वालिटी हो तो जेंडर वहाँ चीजें नहीं जेंडर आती ना है। आए। तो ठीक है ना, फिर ऐसा लड़कों कुछ को नहीं भी है कि जिम्मेवारी नहीं देना पसंद चाहिए। वाले ही करते हैं, कोऑपरेटिव बंदा होना चाहिए। ऐसा नहीं है नहीं, कि नहीं। ये तेरी पसंद मेरी पसंद, कुछ नहीं होता, कोऑपरेटिव होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये होती है। नहीं सर, हाँ मैडम, सोच लेकिन सबकी चेंज होनी चाहिए, हाँ पूरी फैमिली की। हम ये नहीं कह नहीं, रहे हैं वहाँ आज मैं जेंडर हाँ इक्वालिटी है। नहीं, आज मैं बीएड वाले बच्चों को देखी सर, होली खेल रहे थे, तो मुझे उनको देख के ये लगा कि लड़कियां तो बीएड करके अगर जॉब नहीं लगेगा तो भी चलेगा, वो बैठ जाएंगी घर पे, प्राइवेट भी कर लेंगी। लेकिन उन लड़कों का क्या, जो अगर बीएड करने के बाद जॉब ना लगे तो उनके ऊपर तो लड़कियों से ज्यादा जिम्मेवारी रहती है। तब यहाँ पे भी तो इक्विटी होनी चाहिए ना। तो वही तो हमने दिखता कहा नहीं कि है हर यहाँ, नहीं हर यहाँ जगह दिखता हो। नहीं है, वही यहाँ दिखता नहीं है। लड़कों को ज्यादा टेंशन रहता है लड़कियों की अपेक्षा, और वो बीएड जैसे करके तुरंत जॉब नहीं मिलता है, पता है। जैसे मैं आज देखी प्रॉब्लम तो मुझे बहुत जानती हैं दया आ क्या रहा था। होती है मैम? मैम प्रॉब्लम क्या होती है, बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर लड़का है तो उसे जॉब करनी है और लड़की है तो हाँ उसे घर के काम करने हैं। ये हमारे मोटिव रहते हैं हमेशा बचपन से। और यही अगर चेंज हो जाए ना कि अच्छा चेंज लड़की कैसे को भी होगा, कमाना है, उसको चेंज, भी अच्छा अपनी ये बताओ जिम्मेदारियां चेंज उठानी है। कैसे होगा। तो चेंज चेंज के के लिए तो लिए आंदोलन जरूरी करेंगे है सर कि फैमिली से, आप और हम सर सजग हो फैमिली ना, से करते आने वाली हमारी हैं। पीढ़ी नहीं, जो है उनमें कुछ ना कुछ रूटीन ऐसे चेंजमेंट हम चेंज लोगों को होगा। करने चाहिए कि हम लोग अपने बिहेवियर में जब तक नहीं लाएंगे तब तक ये चेंज, हम दूसरों से कहते रहेंगे कि चेंज नहीं करो आएगा, चेंज करो, अरे भाई दूसरों से नहीं, नहीं स्वयं से करके दिखाओ कि हाँ मैंने चेंज कर अपने लिया, आप आप को भी देख चेंज लो, करना। चेंज जी करो। सर वही चीज है। बिल्कुल हम वही बिल्कुल, कह रहे हैं कि सबकी सोच चेंज होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी तब आएगी। बिल्कुल जेंडर इक्वलिटी तभी आएगी जब तक हम और आप एक दूसरे को समझ नहीं लेंगे। आज की न्यू समझ जनरेशन जो है लेंगे। वो समझती तो है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ हाँ, लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। ठीक है, तो नहीं वो समझते हैं। जी 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 सर। बिल्कुल, तो आज सर की जनरेशन है कि बिल्कुल समझती है, ये कहेंगे। सर जहाँ ये ना हो कि काम ये लड़की का है ये लड़के का है, ये ना हो। काम मीन्स काम है, कोई भी करे। ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो फिर होने क्या वहां पे चाहिए। नहीं आएगा फिर। लेकिन ये कब आएगी, जब दोनों लोग राजी खुशी होंगे, दोनों लोग एक ही सहमत सहमत होंगे। होकर काम, एक ही सहमत होकर साथ रहेंगे, तभी होगा। अब किसी कोई दबाव की वजह से कर लिया, कोई ऐसे कर लिया, तो लाइफ में कुछ समय तक तो प्रॉब्लम बनी रहती है, लेकिन पूरी लाइफ वो एक करेगा जी दूसरा सर, नहीं करेगा, एक अवॉइड करेगा, अवॉइड ये करते करते भी वो अवॉइड ना करके वो एडजस्टमेंट कर लेगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा। एडजस्टमेंट पर ही एडजस्टमेंट चलती होता रहती है, चीजें। एडजस्टमेंट एकदम फैक्ट बोले जी आप, सर एडजस्टमेंट होता है बट सेटिस्फेक्शन नहीं होता।
सर लड़कियों की भी तो गलती है, वो अपने आप को सीमित कर लेती हैं और डिपेंड हो जाती हैं दूसरे पे, नहीं, खुद इंडिपेंडेंट नहीं होना गलतियां यहाँ पर चाहती। किसी की नहीं है, गलतियां किसी कोई यहाँ पर हम लोग गलतियां निकालने नहीं बैठे, बल्कि हम लोग को ये रियलाइज करना है कि हम लोग एक्चुअल में अपने अंदर की चीजों को साफ सुथरा रखें, बस हम आगे सरवाइव ना करें, बल्कि हम अपनी चीजों को, हाँ मुझे जो चीज चाहिए, हाँ हम इसके लिए स्वयं हम जिम्मेदार हैं, हम इसको बेहतर करेंगे और करते रहेंगे। ठीक, हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि हम अच्छा करने की कोशिश करें। जरूरी नहीं हम 100% अपना दें, गवर्नमेंट जॉब दे रही कि नहीं दे रही, भले नहीं दे रही, लेकिन हम उसके लिए मेहनत करते तो रहे, उसको कोसे नहीं कि उनकी, हाँ जहां पर गलती लगे वहां पर बोले। भाई इतना बड़ा संविधान बनाकर दिया है हमें बाबा साहब ने, उसका सहारा ले, उसके सहारे पहुंचे हम लोग। प्राइवेट का क्यों विरोध हो रहा है? प्राइवेट में इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि प्राइवेट में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। जब रिजर्वेशन तो लाई जाता होगी, है ना? तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो कि हम लोग लेकर जाएंगे। डेवलपमेंट नहीं करेगा होल लाइफ, तब तक कुछ नहीं चेंज होगा। कैसे? सर कह रहे हैं जब तक हर व्यक्ति अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट के तहत नहीं आगे बढ़ाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा पूरी जिंदगी। होगा कास्टलिज्म जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन सब कुछ संभव होगा। बाबा साहब की अगर बातों को याद रखोगे तो वो उन्होंने साफ सुथरी बात कही है कि जिस दिन ये कास्टलिज्म खत्म हो जाएगा उस दिन हमारा भारत अन्य लोगों से बहुत श्रेष्ठ होगा। ठीक है, तो ये कास्टलिज्म है जो हम लोग को रोक रखी है, वो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी बाधा यही है, बाकी और कोई बाधा नहीं है। अर्बन एरिया में तो लगभग चीजें हो गई हैं, अर्बन एरिया में काफी चीजें हो गई हैं, लेकिन रूरल एरिया में अभी बहुत है। रूरल एरिया में तो पूछिए नहीं, रूरल एरिया में हम आए दिन जूझते रहते हैं, देखते रहते हैं कि वहां पर उनको पढ़ने के लिए तैयार तो है, लेकिन पढ़ने से पहले उनको खेत का काम करो। अरे खेत का काम हो जाए, उसको पढ़ने को 2 घंटे पढ़ ले, तो उसके बाद काम कराओ। बहुत सी ऐसी चीजें होती है। अर्बन एरिया में झाड़ू पोछा करते हैं, वहाँ पे खेत का काम करते हैं, हम लोग शहर में रह के झाड़ू पोछा कर देते सर। नहीं ऐसा नहीं, वो लोग काम तो करना ही है। नहीं, उसमें चेंजिंग होती है, बहुत रूल चेंज होते हैं। बहुत फीमेल के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। लेकिन सर अभी के बच्चे ना, मैंने देखा है, हमारे टाइम में क्या होता था, अगर मम्मी ने ये बोला कि पोछा लगाना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, झाड़ू लगाने के बाद ही ना पोछा लगाएंगे, लगा देते थे। और अभी के बच्चों को अगर आप बोलिए पोछा लगाने के लिए, तो वो वेट करते हैं कि कोई झाड़ू लगा दे तभी ना हम पोछा लगाएंगे। ये चेंजेस है। अब देखिए घर में जब एक से ज्यादा लोग हैं तब होंगे, जब घर में कोई एक अकेला होगा कि हाँ मुझे ही करना है, तो वो जब अगर उसके ऊपर प्रेशर है कि पढ़ाई कर। देखिए यहाँ पे इन्वेंशन कैसे होते हैं मैं आपको बताऊं। इन्वेंशन इन द सेंस, जैसे मान लो कि मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा ही काम है, मुझे साफ भी करना है, मुझे पढ़ना भी और मुझे टाइम भी बचाना है। अब टाइम बचाने के लिए झाड़ू पोछा एक साथ हो, उसके लिए क्या करें, उसके लिए इक्विपमेंट लेंगे, एक डंडा लेंगे, डंडे में आगे झाड़ू लगेगी और पीछे पोछा लगे, जहां जहां झाड़ू लगे वहां पोछा लगता है, तो एक साथ 2 काम हुआ कि नहीं होगा। तो यहीं से इन्वेंशन होना शुरू होते हैं, जिसको कहते हैं भारत में जुगाड़। तो हम जुगाड़ हम लोग बहुत जल्दी सोच लेते हैं। अगर ऐसा जुगाड़ तो अभी तक नहीं आया है। नहीं तो हम नहीं मिलवाऊंगी अपनी बेटी से। अगर हमें करना हो तो भाई ये जुगाड़ हम कर ले। होता है ऐसा, बहुत सी चीजें डेवलप हो जाती हैं, कठिन परिस्थितियां इन्वेंशन करा देती है। बिल्कुल बिल्कुल जुगाड़ करा देती है। बिल्कुल, तो ये सब चीजें रहती हैं। बाकी अब चलिए, अब यहाँ पे आपका ये हो गया है, रिलेटिव डिप्राइवेशन हो गया है। अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन, संसाधन जुटाने वाली जो चीजें हैं उनको भी हम लोग शाम को 9 बजे वाली क्लास में जरूर करेंगे हम लोग, ठीक है? सर आपका पेपर कैसे गया पहले ये बताइए। पेपर तो सब्जेक्ट वाला पेपर बहुत अच्छा गया है। इवन फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए कि कह नहीं सकते कि भाई जीएस का हल्का पेपर था, बहुत टफ था। उसमें जो है आपको जैसे ज्योग्राफी पूछ लिया है, हिस्ट्री पूछा है, और पॉलिटिकल साइंस ऐसा पूछ लिया है कि पॉलिटिकल साइंस से कोई और छोर ही नहीं है, ठीक है? तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए हैं। जैसे स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी में बताओ कौन कौन से इसमें दिया है। कह रहे कि स्वराज पार्टी में सुभाष चंद्र बोस है, CR दास है, जवाहरलाल नेहरू है और मोतीलाल नेहरू है। ये 4 का कोड बनाना है। अब स्वराज पार्टी में कौन कौन था, तो ये हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें पता चल जाएगा। हम लोग तो साइंस वाले हैं, बायो वाले।
हाँ, तो ऐसे ही है। अब नर्मदा नदी जो है अपने मुहाने से डेल्टा निर्माण करती है, तो यह एक अपभ्रंश घाटी से निकलती कि नहीं निकलती है, तो ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, हम लोगों को पढ़ने को मिलती है उसमें ना। तो ऐसे बहुत है, जैसे बलबन तुर्काने चिलगानी का सदस्य था, तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे ऐसे आए, तो इसलिए नहीं कर पाए हम। हाँ, सब्जेक्ट में आप पूछो, सब्जेक्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए। सब्जेक्ट में जैसा कि हमने बताया था कि बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्ग बताए हैं वो क्वेश्चन आपको मेटाफिजिक्स से रिलेटेड, मेटाफिजिक्स रियलिटी को मानती है, तो वो वाला क्वेश्चन मैचिंग आया है कि आपका जैसे कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट, तो प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट कौन मानता है आपका, तो ये सब चीजें ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो इसको क्वेश्चन कर लिए। रिसर्च के टाइप 1 थ्योरी, टाइप 1 एरर आया था, वो कर लिया। वो वो अल्फा 1 अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, तो 68.26 होती है, ठीक है। हाँ। अब इनकी रेंज पूछी गई कि कोरिलेशन की रेंज कितनी होती है, तो -1 से लेके +1 तक की होती है रेंज, ठीक। फिर इसमें पूछा गया था, इसमें वो पावलोव की थ्योरी से पूछा गया था कि विलोप के बाद सीखी गई अनुक्रिया की पुनरावृत्ति की जाती है, कह रहा कि द रिपियरेंस ऑफ ए लर्नर रिस्पॉन्स आफ्टर एग्जिस्टिंग इज नाउ, मतलब कि विलोपन के बाद, मतलब जो कोई सीखी हो उसको भूल गए हो, भूलने के बाद इन 4 ऑप्शन में कौन होगा। ऑप्शन कह रहा है उद्दीपक सामान्यीकरण, स्वतः पुनर्प्राप्ति कह रहा है, फिर इसके बाद कह रहा है कि उच्च स्तरीय अनुबंध कह रहा है, चौथा कह रहा है उद्दीपक विभेदीकरण। अब आप बताओ कौन सा मैंने बताया, अभी पढ़ाया नहीं लेकिन पावलोव जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएगा, तो इसमें कौन सा होगा, स्वतः पुनर्प्राप्ति, कि कोई चीज हम भूल गए हो, भूलने के बाद फिर से हमारे वो सामने चीज आए तो फिर से याद आ जाए हमें, आता नहीं आता है ऐसी उसके लिए चीजें। स्टिमुलस होना, उसके लिए हाँ, स्टिमुलस होगा ना, बिल्कुल पावलोव में बिल्कुल। स्टिमुलस होगा तो ही उसके अंदर लाद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ, अब रिसर्च के स्टेप आए थे हम लोगों में, तो रिसर्च के स्टेप में सबसे पहले आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम हम करेंगे, फिर इसके बाद हम करेंगे वो आपको डाटा कलेक्शन करेंगे, फिर हाइपोथेसिस, तो ऐसी चीजें हम लोग को आई थी मैचिंग करने को, वो स्टेप बनाने को। बिब्लियोग्राफी किसमें बनती है बताओ। बिब्लियोग्राफी एक्शन रिसर्च है, फिलोसफिकल रिसर्च है, हिस्टोरिकल रिसर्च है और इवोल्यूशन रिसर्च है। बताओ बिब्लियोग्राफी किसमें बनेगी, संदर्भ सूची। सर एक्शन हिस्टोरिकल नहीं रिसर्च में बनेगी, तो बनेगा नहीं, वो लोकल। हाँ, हिस्टोरिकल में। अच्छा, हिस्टोरिकल में, क्योंकि एक्शन तो लोकल लेवल पे होता है, उसमें होगा लोकल नहीं। लेवल, अब जैसे अभी आपने लोकल लेवल बोला ना, ये मैचिंग करने को आया था कि बताओ मैचिंग कोई आया था, तो मैचिंग में लगाना पड़ता लोकल लेवल में। फिर इसके बाद स्पेशल एजुकेशन के फाउंडर कौन है, बताओ जरा स्पेशल एजुकेशन के। इटार्ड नाम मैंने बताया था, इटार्ड का नाम बताया था ना। हाँ, तो हाँ ऐसे सर, ही याद क्वेश्चन नहीं खूब है। ढेर सारे आए थे। है। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन खूब ढेर सारे आए थे, आपको भी हम भेजेंगे और आप लोग चेक करिएगा उसमें ना। जी सर, जी काफी सर। बेहतर क्वेश्चन आए थे फ्लैंडर्स के। अब फ्लैंडर्स का क्वेश्चन आया था कि फ्लैंडर्स का हाँ सर, अंतःक्रिया पूछिए। विश्लेषण प्रणाली जो है वह किस पर केंद्रित है। ऑप्शन था प्राचार्य पर, दूसरा था प्रबंधक पर, तीसरा था विद्यार्थी पर, चौथा था शिक्षक पर। अब बताओ फ्लैंडर्स की शिक्षक। अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। शिक्षक के ऊपर ही तो होगा ना। अब फ्लैंडर्स का अगर आप यूज करोगे तो बीएड क्लास में अगर आपको यूज करना होगा फ्लैंडर्स की थ्योरी को, तो कैसे अप्लाई करोगे आप। फिर क्लासरूम में हम टीचर को दे देंगे, और टीचर के बिहेवियर को ही तो ऑब्जर्व करते हैं, फ्लैंडर्स वाले में यही करते हैं ना सर। वहां पे स्टूडेंट भी होता है, टीचर भी होता है और लास्ट में एकदम साइलेंट भी हो जाता है। तो वहां पे हम देखेंगे सबसे पहले बच्चे के परफॉर्म को देखते हैं, सेकंड वाले में टीचर के परफॉर्म को देखते हैं, फिर जाके इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर ये देखना है कि जब कभी हम बीएड वाले बच्चों के लिए अप्लाई करते हैं फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में, तो बीएड वाले बच्चों के लिए ही तो होता है। तो यहाँ पे विद्यार्थी होगा कि शिक्षक होगा केंद्रित। तब विद्यार्थी हो जाएगा, क्योंकि बीएड वाले तो विद्यार्थी भी हैं और टीचर भी हैं। ठीक, तो बीएड वाले ये इसमें हो जाएगा आपका। तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन लेकिन है सर जो कि अभी घुमा जो देते हैं हम लोगों को। सर अभी जो नेट का क्वेश्चन आया था ना, जिसमें पूछा था फ्लैंडर वाला क्वेश्चन पूछा था, हाँ हाँ,
बीएड में भी क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में, आपका सेकंड शिफ्ट था ना, मेरा फर्स्ट शिफ्ट था। हाँ तो फर्स्ट शिफ्ट ने पूछा था कि फ्लैंडर का इंटरेक्शन जो क्वेश्चन है उसमें शिक्षक के बिहेवियर को देखा जाता है कि शिक्षक और छात्र के व्यवहार को देखा दोनों जाता है। की। तो बहुत सारे बच्चे शिक्षक को ही लगाए हैं सर, क्योंकि पहले तो इसके पहले एनटीए दिया था ना, शिक्षक माना था सर, लेकिन अभी दोनों के एनटीए बिहेवियर को ने मानता है, शिक्षक और छात्र लेकिन अगर दोनों के पूछा जाए बिहेवियर कि दोनों में से किसके बिहेवियर, अब वहां से भी फंसा दे कि